नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स के इस अंक में आपका स्वागत है। आज का चर्चा का विषय है बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम। हम रायसीना रिपोर्ट में पहले भी चाचा और भतीजे की जंग के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जी हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा और भतीजे के बीच में जंग छिड़ी हुई है और कहा जा रहा है कि ये सब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शह पर हो रहा है। अब नीतीश की निशाने पर कौन सी पार्टी है, आज इस बारे में चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार औरंगजेब नक्शबंदी और सुभाष पाठक, इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोर कुमार झा। बातचीत की शुरुआत करते हैं किशोर जी से। किशोर जी, ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश का अगला निशाना कांग्रेस है। कांग्रेस के 19 में से 13 विधायक जो हैं वो बगावत करके नीतीश के साथ जाने को तैयार हैं। क्या कहना है आपका इस पर? फिलहाल इन 2-4 दिनों के अखबारों में इस तरह की खबरें आ रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष उनके कैबिनेट में हैं। उन्होंने पिछली बार भी बहुत प्रयास किए थे कांग्रेस को तोड़ने का। पिछली बार 27 विधायक था और 2-3 विधायकों का दस्तखत नहीं हुआ था। पिछली बार तो दस्तखत तक हो गया था और कांग्रेस विधायक कोई टूटा नहीं। लोग कहते रह गए विधायक टूट रहा है, लेकिन एक भी विधायक टूटा नहीं। इस बार कांग्रेस 19 विधायक है और लोग 2-3 दिनों से इस सप्ताह ये खबर चल रही है कि कांग्रेस का विधायक टूट रहा है। हमारे समझ से आज की तारीख में हमें जो विधायकों से बात है, बिहार के नेताओं से बात है, उसमें कांग्रेस का एक भी विधायक टूटने नहीं जा रहा है। जो प्रदेश के अखबार हैं वो सब बिहार सरकार से, मुख्यमंत्री से कहीं ना कहीं प्रभावित रहते हैं और जनता दल यूनाइटेड का पक्ष मजबूत करने के लिए, मुख्यमंत्री के नेतृत्व को मजबूत दिखाने के लिए इस सब तरह का खबरें चला रहे हैं। लेकिन लगता नहीं है कि कांग्रेस का एक भी विधायक टूटेगा और कांग्रेस कुछ भी कहे सरकार या अखबार, लेकिन कांग्रेस का विधायक फिलहाल जहां है अपने नेता राहुल गांधी के साथ हैं और विधायकों में थोड़ा सा भी जनता दल यूनाइटेड में जाने का कोई ललक नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री जरूर इस तरह के, सरकार इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, इसलिए जो उनको एक मजबूरी है कि इस बार उनका गणित, मुख्यमंत्री भले ही बन गए हैं लेकिन बीजेपी के सामने थोड़ा सा उनका जो एक मनोदशा है वह कमजोर है, दिनहीन की तरह लगते हैं। तो इसलिए यह प्रयास चलाया जा रहा है और उसके चलाने वाले जो हैं सो बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, जो आज नीतीश के सबसे बड़े विश्वास पात्र बने हैं। पिछली बार में भी इन्होंने काफी कोशिश की थी, लेकिन अंततः कोई विधायक टूटा नहीं। इस बार भी ये नाकामयाब होंगे। कांग्रेस का एक भी विधायक आज के तारीख में टूटने नहीं जा रहा है। मैं आप इस चर्चा में सुभाष जी को लाना चाहूंगा। सुभाष जी, किशोर जी का दावा है कि कांग्रेस का कोई विधायक टूट नहीं जा रहा है, लेकिन ये पुरानी कहावत है कि जहां आग होती है धुआं वहीं उठता है। आपका क्या कहना है? अभी ये कहना कि टूट ही जाएगा ये थोड़ा मुश्किल है। पिछले बार भी जब टूट होने की संभावना थी, उस समय भी प्रदेश अध्यक्ष जो उस समय हुआ करते थे, अभी जनता दल यूनाइटेड में एक मंत्री हैं, उन्होंने भी लास्ट मोमेंट तक अभी थोड़ा सा प्रीमेच्योर लग रहा है ये कहना कि, क्योंकि पहले एक नेतृत्व भी था उनके पास कि लीडरशिप अशोक चौधरी लीड कर रहे थे, और आज के समय में उस तरह का कोई नेतृत्व नहीं है जो कांग्रेस विधायकों को लीड करे कि चलिए 19 में से 13 को लेकर जाना है। ये बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। तो उस समय वो स्ट्रांग थे, लेकिन आज के समय में नहीं। और दूसरी बात ये कि जो लोग टूट तो हुई, पिछले बार भी टूट हुई, विधायकों की टूट नहीं हुई, पार्षद गए थे, 4 पार्षद कांग्रेस से ज्वाइन कर लिए जेडीयू में।
तो उस समय और आज के समय में अंतर यह है कि भाई उस समय जो अशोक चौधरी गए तो फायदा उनको हुआ, वो मंत्री बन गए। लेकिन बाद बाकी विधायक उसमें से 2 जो एमएलसी थे, वो हार गए इलेक्शन या उनको एमएलसी वो नहीं बन पाए। एक एमएलसी जो थे वो कोरोना से ग्रसित होकर तुर्कसिधार गए। तो आज के समय में सिर्फ फायदा एक ही आदमी को हुआ, पिछले बार का जो भी रिबेलियन हुआ कांग्रेस में एमएलसी जो गए। और इस बार स्थिति थोड़ा मुश्किल है। अब कोई विधायक जितने जाएँगे उनको क्या फ़ायदा होगा? वो अभी भी वो विधायक हैं और अभी अगर चेंज भी करेंगे पाला तो भी विधायक रहेंगे, कोई मंत्री तो हो नहीं जाएँगे। तो ऐसी स्थिति में हमको बहुत संभावना कम लग रही है कि वो लोग जाएँगे, क्योंकि इंस्टेंट इन एडवांटेज उन लोगों को कुछ आया नहीं। तो फिलहाल हमको लग रहा है कि ये ऐसे ही चलते रहेगा और बेसिकली ये जेडीयू इस तरह की बात फैलाकर ये मैसेज देना चाह रहा है लोगों के बीच में, मतलब अपने लोगों के बीच में, कि पार्टी हमारी स्ट्रांग है। और दूसरा जो एलाइज हैं जैसे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के हो गए या फिर वीआईपी के हो गए, जो लोग कहीं न कहीं से चीफ मिनिस्टर पर प्रेशर बना रहे हैं। अब चीफ मिनिस्टर को थोड़ा दिक्कत है, वो प्रेशर में काम नहीं करते हैं। पिछले बार भी प्रेशर आरजेडी की तरफ से पड़ा तो ये ग्रैंड अलायंस को छोड़ दिए। अभी प्रेशर तो है ही भाजपा की तरफ से, लेकिन लोग वो उतना इंटेंस नहीं है। लेकिन ये जो एलाइज हैं, वो रह कर प्रेशर डाल देते हैं कि भाई डिमांड करते हैं कि ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए। तो इसके चलते थोड़ा-सा असहज हो जाते हैं चीफ मिनिस्टर। तो उसको काउंटर करने के लिए ये एक तरह से कन्फ्यूजन की स्थिति पूरे बिहार पॉलिटिक्स में बनाकर रखना चाहते हैं नीतीश कुमार। हमको लग रहा है कि ये कुछ दिन और चलेगा। अभी तो मुश्किल है एलजेपी वाला प्रकरण क्या टर्न लेता है, क्योंकि अभी तो आमने-सामने की एक तरह से लड़ाई हो गई है। आज तो पशुपति कुमार पारस पटना पहुँचे हैं, तो ये एलजेपी के जो चिराग पासवान हैं, उनके समर्थक काफ़ी हंगामा भी किए हैं। लेकिन अभी पशुपति कुमार पारस को सत्ताधारी पार्टी का सहयोग है। पुलिस वाले उनके चिराग के समर्थक को डंडा मारकर हटाए। अभी तो अलग-अलग तरह का केस भी हो रहा है। तो अब देखिए क्या टर्न लेता है, ये तो आने वाला दिन बताएगा। जी। मैं इस चर्चा में औरंगजेब को लाना चाहूंगा। औरंगजेब, बिहार विधानसभा की क्या स्थिति है? क्या वहां पे गणित क्या है बिहार विधानसभा का, जिसकी वजह से जो कांग्रेस के 13 विधायक जो हैं वो नीतीश के लिए इतने अहम हो गए हैं? हमें बताइए। नहीं, राजेश, आपको ये समझना चाहिए कि ये वाले इलेक्शन के बाद नीतीश कुमार जो है बहुत ही कमजोर नीतीश कुमार है। ये पहले वाले नीतीश कुमार नहीं। बीजेपी से इनकी आधी सीटें आई हैं। बीजेपी की 74 आई थी, इनकी 41 आई या 42, ऐसी ही था। और आरजेडी नंबर 1 पार्टी थी, सिंगल लार्जेस्ट थी 75 सीट्स को लेके। कांग्रेस के पास 19 सीट्स हैं। तो एक वीक सीएम की तरफ ये काम कर रहे हैं, क्योंकि काफी चीजें इनको डिक्टेटर, इन्होंने चाहा था कि सुशील कुमार मोदी को अगेन उनको दोबारा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना दे। वो हुआ नहीं, बीजेपी ने वो माना नहीं। उनको राज्यसभा दिया गया, उनको केंद्र में लाएंगे, उनको वहां से अलग कर दिया, क्योंकि सुशील कुमार मोदी एक नीतीश समर्थक माने जाते हैं बीजेपी में। तो जब बीजेपी भी अपना इस टाइम एक कड़ा रुख दिखा रही है, अपना सीनियर पार्टनर का एक जो रोल है वो दिखा रही है, तो इस सारे घटनाक्रम में ये देखा जाना चाहिए कि कांग्रेस एक बहुत ही कमजोर कड़ी है ऑपोजिशन की। आप देखोगे कि अगर हम बाकी स्टेट्स में जा रहे हैं, भले ही किशोर जी इस टाइम डिफेंड करेंगे कांग्रेस को, लेकिन बाकी स्टेट्स में हम देख रहे हैं अगर कहीं से कोई एक्सोडस हो रहा है वो कांग्रेस से ही हो रहा है। तो बिहार कोई डिफरेंट स्टेट नहीं, ये नहीं है, अलग नहीं है कांग्रेस के लिए। वहां से भी अगर कोई कमजोर कड़ी है तो वो कांग्रेस है। नीतीश कुमार चाहेंगे कि वहां से उनके एमएलए को निकाल के अपनी पार्टी में शामिल करें, तो ताकि वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाए। जहां 74 और इस टाइम 44 है, वो उसकी थोड़ा सा जो है मार्जिन कम हो, और मार्जिन जितना कम होगा उतना वो उस पोजीशन में रहेंगे कि कल को मेरे को डिक्टेट टर्म्स नहीं करे बीजेपी। तो उनका हमेशा यही रहेगा
कि मैं कैसे कांग्रेस पार्टी को तोड़ दूं। वो टूट जाती है या नहीं है वो तो आगे का समय ही बता देगा। बट ये एक मानना चाहिए कि नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं है जो वो थे, इसलिए वो कोशिश करते रहेंगे कांग्रेस पार्टी को तोड़ने के। एलजेपी को, लोक जनशक्ति पार्टी को उन्होंने ऑलरेडी तोड़ दिया। अब आगे वो पारस क्या करते हैं, वो जेडीयू में जाते हैं या अपने ही पार्टी में रहते हैं, कोई उसका ब्रेकअवे ग्रुप बनाते हैं, वो आगे का समय बताएगा। लेकिन आज के तारीख में वो एलजेपी से निकल चुके हैं, एलजेपी को उन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो एक उनका कदम, एक उनका जो है कदम कामयाब हो गया। अब दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं कि कांग्रेस को कैसे तोड़ा जाए। तो हो सकता है वो कामयाबी उनको मिल जाए, अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो एक लार्जर बिग पिक्चर ये है कि नीतीश कुमार ज्यादा से ज्यादा ये चाहेंगे कि बिहार की सत्ता में उनका जो कद है वो थोड़ा सा बढ़ा ही रहे। जो इस चुनाव जो अभी असेंबली इलेक्शन हुए उसके बाद वो नहीं रहा, तो वो अपना वर्चस्व बनाने के उसमें लगे हैं, उसमें वो ये सब दाव पेच खेलेंगे। मैं वापिस सुभाष जी की तरफ जाना चाहूंगा। सुभाष जी, अगर बंगाल का चुनाव में नतीजा जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता और वहां पे ममता की जगह बीजेपी जीत जाती, तो क्या आपको लगता है कि नीतीश की कुर्सी बची रहती? नहीं, यही संभावना पहले थी, लेकिन इलेक्शन, बंगाल का इलेक्शन जो रहा बहुत ज्यादा बीजेपी के लिए इनकरेजिंग नहीं रहा। हालांकि उसकी सीटें बढ़ गई वहां, लेकिन ये उम्मीद किया जा रहा था कि अगर बीजेपी रिटर्न होती है, मतलब वो सत्ता में आती है, तो फिर बीजेपी बिहार के लिए रिस्क ले सकती थी। लेकिन फिलहाल अभी उस पर विराम लग गया है और भाजपा के लिए अभी जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है यूपी का इलेक्शन। अभी ये जितना एलजेपी का जो भी प्रकरण हो रहा है उसमें सबसे अगर मुश्किल समय में पड़ गया है तो वो बीजेपी है, क्योंकि अभी वो यूपी को इलेक्शन को लेकर अभी बिहार में ध्यान नहीं है। यूपी भाजपा के लिए बहुत क्रिटिकल है। तो अगर ये चिराग पासवान भाजपा के प्रिय पात्र में से रहे हैं, जेडीयू के, ऑब्वियसली जेडीयू के बिहाफ में अगर रिवोल्ट होता है तो बीजेपी के लिए मुश्किल का समय ये है कि ये तो या तो वो चिराग को रिकॉग्नाइज करता है या फिर जो उसका पशुपति कुमार पारस को रिकॉग्नाइज करे, जो उसका रिबेलियन फैक्शन है। तो अभी उनके लिए, बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। इधर चिराग पासवान की तरफ से लोकसभा स्पीकर को भी लिखा गया है कि भाई उनके दल को मान्यता दिया जाए जो चिराग पासवान का है। तो अभी सबसे पेशोपेश की स्थिति में भाजपा, इसीलिए भाजपा साइलेंट, अभी भाजपा की तरफ से साइलेंस है। किशोर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सुभाष जी के टिप्पणी के बाद? कि असली लड़ाई बिहार में एक साथ गठबंधन में होते हुए, सरकार में होते हुए भी अंदरूनी राजनीतिक लड़ाई नीतीश और भाजपा के बीच है। नीतीश का जो राजनीतिक पक्ष है वो पहले जैसा नहीं। कद आज के तारीख में भाजपा के सामने उनका थोड़ा सा कमजोर हो गया और वो डिपेंडेंट हो गए थे भाजपा पे। लेकिन बंगाल चुनाव के बाद नीतीश इस मौके के तलाश में थी और बंगाल चुनाव के बाद परिणाम आने के बाद नीतीश ने इस कदम को बढ़ाया और एलजेपी में टूट की संभावना विधानसभा चुनाव के समय ही थी। नीतीश कुमार उस समय भी ये सब बात चल रहा था, लेकिन उस समय नीतीश कुमार इसमें कामयाब नहीं हुए और जब अभी बंगाल में बीजेपी का पक्ष कमजोर हुआ तब नीतीश कुमार का थोड़ा हौसला बुलंद हुआ और इसमें एलजेपी को तोड़ने में कामयाब हो गए और इसलिए वो कांग्रेस के पीछे भी लगे हुए हैं और डोरा डाल रहे हैं। कल क्या स्थिति होगी यह तो अभी नहीं गर्म की बात है, लेकिन आज के तारीख में कांग्रेस का विधायक 19 में 13 आदमी का टूटना ये मुश्किल भरा है। पिछली बार भी यही गणित जो है, 27 विधायक थे, इन लोगों की संख्या पूरी नहीं हुई थी।
तो यह नहीं हो सका। नहीं हो सका तो अंततः प्रेसिडेंट अशोक चौधरी जी थे, उन्होंने एक मौका के तलाश निकाल के विधान परिषद को में 4 लोगों को तोड़ के जेडीयू में चले गए। उसमें भी केवल एक अशोक चौधरी को लाभ मिला, बाकी लोगों को कुछ मिला नहीं। ये कांग्रेस के सभी विधायक देख रहे हैं। जो अशोक चौधरी के साथ जो बाकी विधान पार्षद गए थे, उन लोगों को नीतीश कुमार ने किस ढंग से लाभान्वित किया। तो आज 2 लोग जो हैं विधान परिषद का चुनाव भी हार गए, और एक व्यक्ति थे बेचारा इस महामारी के चपेट में आगे चले गए। तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि कांग्रेस के विधायक टूटने के लिए बेचैन है। हाँ, सरकार ऐसी कोशिश कर रही है, उनके गणित में बीजेपी से उनका पक्ष कमजोर है। वो चाहते हैं कि हम अब अगर लोकसभा में ये 5 सांसद चले जाएंगे तो नीतीश कुमार का गणित बीजेपी से बराबरी हो जाएगा। तो इसीलिए उसमें कामयाब हो सकते हैं, कांग्रेस को तोड़ने में कामयाब नहीं हो। मैं इस चर्चा में औरंगजेब को लाना चाहूंगा। औरंगजेब, आप क्या कहना चाह रहे थे? हम एक चीज भूल रहे हैं, ये सारी घटनाक्रम अगर आप देखोगे ये कब से तेज होने लगी है। आप देखो कि जब से लालू प्रसाद जेल से छूटे हैं तब से ये सारा चीज आप देखोगे कि बिहार की राजनीति में एक नया टर्न सा आ गया है। वो एक्टिव नहीं है अभी, लेकिन एक्टिव हो जाएंगे। लालू प्रसाद को आप पॉलिटिक्स से ज्यादा दूर नहीं रख सकते हो। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आपको याद हो जैसी ये असेंबली चुनाव हुए थे तो आरजेडी ने कहा था कि जेडीयू के कई जो सदस्य हैं, जो उनके लेजिस्लेटर्स हैं, वो हमारे संपर्क में हैं। तो बाद में कई बार इसको डिनाई किया गया इसको, लेकिन कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के जेल से छूटने के बाद कहीं जेडीयू को ये भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो है कुछ चले ना जाए, क्योंकि अभी जितन राम मांझी की कुछ उनका सुर कुछ और था, मुकेश सहनी कुछ और मांग रहे हैं। तो जो एलाइज हैं वो भी अब थोड़ा सा एक अपना दिखा रहे थे, अपना सख्त रवैया दिखाने लगे थे। तो उसको कहीं ना कहीं उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने एक ये गेम खेला, और हो सकता है वो कांग्रेस को तोड़ने में कामयाब हो जाए। लेकिन लालू प्रसाद के जेल के बाद हम ये सब देख रहे हैं कि ये कुछ एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। आप सुभाष जी ज्यादा इस पे हमें बता सकते हैं, वहां है ये कि क्या इस पे आपको लग रहा है सुभाष जी कि लालू जी के आने के बाद क्या इसमें कोई चेंजेस हुए हैं, क्या हुआ है, घटनाक्रम कैसे चल रहा है? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन कांग्रेस पर नजर क्यों है जेडीयू की, ये भी समझना बहुत जरूरी है। भले अभी टूट की स्थिति नहीं बनी हो, लेकिन संभावना इसलिए लग रही है कि कांग्रेस का रीऑर्गेनाइजेशन पिछले 2 साल से, मतलब 2 या 3 साल से जो होना था, कोई रीऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं हुआ है। जो अशोक चौधरी के समय में ग्रास रूट तक जो भी कॉन्स्टिट्यूशन था, जो भी था नेटवर्क कांग्रेस का, वही लोग हैं आज के समय में। कुछ जगह बदले हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कमेटी में मोटा मोटी वही लोग काबिज हैं आजकल जो अशोक चौधरी के समय में थे। दूसरी बात ये कि भक्त चरण दास जब एआईसीसी के इंचार्ज हुए बिहार के, तो उन्होंने पिछले साल बोला था हर डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन लेवल पर दौरा करने के बाद, जब दौरा कर रहे थे उस समय लोगों के बीच में, कांग्रेस वर्कर्स के बीच में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा था। कई जगह मारपीट तक की नौबत आ गई थी, अगर आपको याद होगा। तो उस पर भक्त चरण दास जी बोले थे कि भाई रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा पीसीसी का, पीसीसी में कोई ऑर्गेनाइजेशन जो उसकी कमेटी है, कोई कमेटी नहीं है। एडहॉक कमेटी पर ही पिछले अशोक चौधरी जी के जाने के बाद एडहॉक कमेटी ही चल रही है वहाँ कांग्रेस में अब तक। और आज लीडरशिप एक तरह से उतना स्ट्रांग नहीं है जो सब कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को एकत्रित कर सके। तो ये एक इसलिए हमको लग रहा है कि ये जो हवा उठी है, जो कहा जाता है कि जहाँ आग होगा वहीं से धुआं उड़ेगा, तो इसमें कहीं ना कहीं आग जरूर है,
कांग्रेस पार्टी काफी पिछले दिनों की तुलना में आज बहुत वल्नरेबल है। ये अगर पिछले विधानसभा चुनाव में देखिए जहां 29 सीटें जीतकर ये लोग लाए थे, इस बार 19 सीट पर ये लोग सिमट गए हैं। 27 सीट थी, इस बार 19 सीट पर आ गई है। तो कहीं न कहीं से कांग्रेस पार्टी कमजोर दिख रही है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर। मैं किशोर जी को चर्चा में लाना चाहूंगा। सुभाष जी ने अभी कहा कि कांग्रेस कमजोर दिख रही है और उसकी बहुत सारी वजह हैं, और जो कि बहुत ही बुनियादी किस्म की वजह है। सिर्फ बिहार में ही नहीं, कांग्रेस की ये सारी हालत जो है पूरे मुल्क में हो चुकी है। एक क्रेडिबल ऑपोजिशन की जो जरूरत होती है, कांग्रेस उस जिम्मेदारी का पूरी तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रही है। क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है। ये समय पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में गठबंधन में चुनाव लड़े 2019 में, निराशाजनक परिणाम रहा। गठबंधन को तो सीट नहीं मिली, एकमात्र कांग्रेस को एक सीट किशनगंज मिली। उसके बाद फिर हम 2020 में भी पार्टी ने तय किया गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार 15 के गठबंधन में हमने 27 सीटें जीती थी। इस बार के गठबंधन में जो अपेक्षित परिणाम मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें 19 सीट ही मिला। इससे कांग्रेस में कार्यकर्ताओं में उदासीनता है, हतोत्साहित है। संगठन का जिस ढंग से दिल्ली से फैसला होना चाहिए था वह फैसला नहीं हो पाया। प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कुछ उदासीनता थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस एकदम से कोई कार्यक्रम नहीं कर रही है या लीडरशिप एकदम कमजोर है। लेकिन पिछले 2 चुनाव परिणामों से निराशा कार्यकर्ताओं में अवश्य हुई है, लेकिन कार्यकर्ता हतोत्साहित नहीं है। नेतृत्व के प्रति कार्यकर्ता गंभीर हैं। लीडरशिप का एक बार लोगों में संदेश चला गया कि कोई नया संगठन होगा। ये फैसला कांग्रेस को करना है। अभी भी जो संगठन है, जो नेतृत्व है, कैपेबल है और नेतृत्व के कारण कोई विधायक टूटने वाला नहीं। ठीक है। किशोर जी का कहना है कि ठीक है, कांग्रेस में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, बिहार कांग्रेस में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो हैं अभी राहुल गांधी के नेतृत्व से निराश नहीं है, और वो सब दिक्कतें अगर वो दूर कर ली जाए तो समस्या का काफी हद तक समाधान। लेकिन ये अगले कुछ दिनों में जाहिर होगा कि कांग्रेस के ये 13 विधायक जो जिनकी तरफ नीतीश ललचाई नजरों से देख रहे हैं, क्या वो 13 विधायक कांग्रेस में बने रहते हैं या नहीं रहते हैं, उससे जो किशोर जी का दावा है वो कितना सही कितना गलत साबित होगा। मैं चर्चा में लाना चाहूंगा औरंगजेब को। एक बहुत ही छोटा जवाब औरंगजेब में आपसे चाहूंगा। आज चिराग पासवान ने, ओरिजिनल जो हमारा मुद्दा था चाचा भतीजे की लड़ाई, आज चिराग पासवान ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने एक तो ये बोला कि मेरे को कैसे अपने ही चाचा ने आपके मेरे पास 2 पीठ मिनट पे, है औरंगजेब। हाँ, मेरे पीठ पे और ये तो कैसे बैक स्टैप किया। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि मैं शेर का बच्चा हूँ और मैं उसी तरह जिस तरह रामविलास पासवान उभर के आते थे मैं भी आ जाऊंगा उभर के। और देखिए वो पिछली बार भी वो एक चीज बोल के गए थे कि मैं हनुमान हूँ और प्रधानमंत्री राम है। तो आज वो बोले कि फिर ये किस काम के राम है जो अपने हनुमान का जो ख्याल ना रखे। तो कहीं ना कहीं बहुत ही निराश हुए हैं वो, जो ये पूरा घटनाक्रम। उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जेडीयू और बीजेपी मिलके उनकी पार्टी को तोड़ रहे हैं, उनको अलग कर रहे हैं। तो ये सब उनका एक दुख है, वो आज सामने नजर आया है। क्योंकि हमने पिछली बार एक ऐसी कुछ तस्वीरें देखी थी कि वो अपने चाचा के घर के बाहर खड़े हैं और वो चाचा उनको अंदर आने नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इनका जो डिवाइड है फैमिली में वो बहुत ही गहरा है, डीप है, और ये जल्दी ऐसे बढ़ने वाला नहीं है। वो क्या आगे का रुख होगा उसका, वो उनका ये एक प्लान है जो हमें सुनने में आ रहा है कि वो बाहर अब मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम करेंगे। कितना सफल रहेगा वो टाइम ही बता देगा। लास्ट टिप्पणी सुभाष जी से, छोटी सी टिप्पणी, क्या चिराग पासवान बिहार में आकर अपने लिए एक नई राजनीतिक जमीन तैयार कर सकते हैं? क्या उनके पिता के लिए जो बिहार की जनता में सम्मान है वो उसको भुना पाएंगे? क्योंकि रामविलास पासवान जाने से पहले उनको अपना उत्तराधिकारी बना कर गए थे।
नहीं, वो तो बिहार में अगर पॉलिटिक्स देखिए, बिहार या यूपी में भी देख लीजिए कि फैमिली लीगेसी वो कैरी फॉरवर्ड होता है और यहाँ भी बेसिकली वो दलित कम्युनिटी के लीडर रहे हैं पासवान जी के, स्ट्रॉन्ग लीडर रहे हैं। दलित लीडर बिहार में उनसे स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। तो वो तो पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि भई मरने से पहले ही बोले कि भई मेरी पार्टी का कार्यभार देखेंगे चिराग पासवान। और पासवान कम्युनिटी अभी भी उन पर थॉरोली बैक कर रहा है। कुछ समय ये लोग चलेंगे, जैसा कि कहा जाता है ये सब पार्टियां जो हैं बिहार में वो बेसिकली चुनावी पार्टियां होती है, चुनाव के समय ही एक्टिव होती है। तो अभी चिराग पासवान के पास बहुत समय है मैनेवरिंग का। कांग्रेस के तरफ से भी ऑफर किया गया है कि आप ग्रैंड अलायंस के साथ आ जाइए। तो अभी इनके पास बहुत समय है और हमको लग रहा है कि जितना दलित कम्युनिटी है उसका पॉलिटिक्स वो तो अभी भी कह ही रहे हैं कि जेडीयू ही ने ही दलित और महादलित के बीच में डिवाइड किया है। तो वो अपना कार्ड सही समय पर खेलेंगे हमको लग रहा है। तो फिर इमर्ज करके आएंगे अपने पिता की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया। चाचा और भतीजे की जंग में अभी चाचा का पलड़ा भारी है, लेकिन चिराग चाहे, जैसे सुभाष जी ने कहा, तो अपने पिता की राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली का मोह छोड़ना पड़ेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। किशोर जी, औरंगजेब और सुभाष जी, एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।